नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। आज 1 अगस्त 2025 शुक्रवार। आज हमारा यूएचओ का न्यूज़ लेटर होता है। तो मैं अभी यूएचओ का न्यूज़ लेटर के मुख्य अंक टिप्पणी जो है, हमारे मुद्दे हैं, वो इस प्रकार है। पहला मुद्दा है कि करीब अमेरिकन गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि डॉलर 10 मिलियन का जो कंट्रासेप्टिव्स, जो कि यूएस एड, इंटरनेशनल एड, जो अफ्रीकन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में फैमिली प्लानिंग के लिए कंट्रासेप्टिव, जो कि फैमिली बच्चा रोकने के लिए, फैमिली प्लानिंग मेथड के लिए जो है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि यूएस गवर्नमेंट ने, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एड देना बंद कर दिया है। यूएस एड को भी, डब्ल्यूएचओ को भी कर दिया है। तो वो इसके तहत आदेश दिया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कितना लॉजिकल है, या ये कुछ अपने खुद के विचार कुछ अलग है, कुछ वैल्यू सिस्टम के ऊपर है, या आइडियोलॉजिकल है। तो पहला है कि कंट्रासेप्टिव को नष्ट करने का आदेश दिया है। वो जो कि नहीं वितरण करना, उनको अफ्रीका में नहीं भेजना है, सब सहारा अफ्रीका में नहीं भेजना है, जहाँ पे आपका कंट्रासेप्टिव का ज़रूरत है। जो बच्चा फैमिली प्लानिंग का जो आपका ये होते हैं, फैमिली प्लानिंग के आईयूडी होते हैं, लूप होते हैं, जो कॉपर टी होते हैं, इस टाइप के जो ये। तो पहला ये हमारा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा है कि अभी दूसरे मुद्दे थोड़े हमारे चिंताजनक है, इसलिए हम थोड़े चिंतित हैं आज। एक वन हेल्थ एजेंडा चल रहा है, और कुछ ऐसे स्टडी को रिपोर्ट किया जा रहा है मीडिया में, कि जो बता रहे हैं कि काफ़ी हमारा खतरा है अगला महामारी का एनिमल सोर्स से, जूनोसिस जिसको कहते हैं, कि पशुओं से, वाइल्ड एनिमल से हमको अगला महामारी आ सकता है। और उसके बारे में, एक स्टडी के बारे में हम बात करेंगे कि वो स्टडी के बारे में हमको कितना, उसको किस इससे लेना चाहिए, हमको कितना, हमको उसके बारे में सोचना चाहिए, या इसमें भी कोई एक प्रकार का प्लान है कि लोगों को डरा के रखो कि अगला महामारी कभी भी आ सकता है। उसमें फिर वन हेल्थ उनका एजेंडा है। उसमें क्लाइमेट चेंज भी जोड़ दिया उसमें, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और 9% लैंड जो है, लोग है, कितने मिलियन लोग को खतरा, रिस्क है वहाँ से महामारी आने का। तो उसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। और उससे साथ ही मिलता जुलता यह है कि एक तरफ महामारी का खतरा बताया जा रहा है मीडिया में, और फिर एक दूसरी तरफ पैंडेमिक प्लान बनाए जा रहे हैं, एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। यूके में बहुत बड़ा एक्सरसाइज हो रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये एक्सरसाइज पहले भी किया था, कोविड पैंडेमिक के पहले भी ऐसे एक्सरसाइज किया था, जिसको ड्रिल कहते हैं, मॉक ड्रिल। और उसके बारे में हम बात कराएंगे कि ये लक्षण हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और आखिरी जो है, उसी से वो भी शायद उससे मिलता जुलता है, कि हमारे जो अमेरिका में जो ये हो रहे थे, जो चेंजेस हो रहे थे, उसमें एक बहुत अच्छा चेंज लाया था डॉक्टर विनय प्रसाद थे, वो कि हमारे डॉक्टर विनय प्रसाद, वो उन्होंने काफ़ी आलोचना किया था कोविड के टाइम मास्क मैंडेट पे, वैक्सीन मैंडेट पे। तो वो थोड़े ये लग रहा था कि लॉजिकल, साइंटिफिक। और उन्होंने ये भी बोला था कि कई चीज़ें में सुधार लाना चाहिए। जैसे उनकी टीम जो बनी थी, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जय भट्टाचार्य, या फिर उसी में डॉक्टर विनय प्रसाद, उनको एफडीए का वैक्सीन, टॉप वैक्सीन ऑफिशियल बनाया था, जिससे कि वो नए जो वैक्सीन या नए अप्रूवल या नई अप्रूव करना, उसके इंचार्ज थे।
और खाली 3 महीने ही हुए थे उनको, और 3 महीने में उनको वो पद को छोड़ना पड़ा। अब क्या उसके पीछे है, तो ये भी एक चिंता बने है कि एक तरफ पैंडेमिक का डर दिखाया जा रहा है, दूसरे जो कदम लिए जा रहे हैं, पैंडेमिक का मॉक ड्रिल कर रहे हैं, यूके कर रहा है, और अमेरिका में भी एक मॉक ड्रिल चल रहा है, वो भी हम बात करेंगे। और तीसरा है कि जो एक विनय प्रसाद जो एक पोजीशन में थे, जो कि वैक्सीन नए अप्रूव करे या उसको लाइसेंस, उस पद से उनको हटाया जा रहा है। क्योंकि जब महामारी आता है, आपने देखा है, पहले तो डर डर किया जाता है, फिर मॉक ड्रिल किया जाता है, जो कोविड के टाइम भी हम बात करेंगे, और तीसरा होता है फिर जल्दी से वैक्सीन पास कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसे लोग को शायद उनके इसमें नहीं था प्लान में, बाधाएं आ सकती थी प्लान में, अगर विनय प्रसाद जैसे लोग हैं। तो जो भी हम पहले टिप्पणी में आते हैं, जो कि थोड़ा अजीब गरीबी है कि ये इतना ज़्यादा पैसे का ये बना हुए हैं, जो यूएस फंडेड, अमेरिका ने फंड करके कंट्रासेप्टिव, $10 मिलियन का कंट्रासेप्टिव को, डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन के बाद कि यूएस फॉरेन एड बंद करना है, जनवरी में ट्रंप ने लिया कि हम फॉरेन एड नहीं देंगे, और $10 मिलियन का कंट्रासेप्टिव को बेल्जियम में उनका स्टोर किया होगा शायद, बांटने के लिए अफ्रीकन कंट्रीज में। बेल्जियम से बोला है कि उसको फ्रांस में भेजा जाएगा, वहाँ पे उसको जला दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उसको वितरण नहीं करना है। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट किया, बाकी कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस थे, फैमिली प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस थे, और यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला था कि हम खरीद लेंगे उसको, अगर यूएस एड नहीं देना चाहता है, हम खरीद लेंगे, जो गरीब देशों में हम बांट देंगे ये कंट्रासेप्टिव, जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल की ज़रूरत है, जहाँ पे फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत है। तो वो भी उन्होंने मना कर दिया, बेचने के लिए, बेचेंगे भी नहीं उनको, वो डिस्ट्रॉय करेंगे। और कई यूएस के जो जुडिशियल एक्सपर्ट्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने 2 बिल उनके डाले हैं, उनके जो भी पार्लियामेंट में, कि इसमें इसको रोक दिया जाए डिस्ट्रक्शन। पर जहाँ तक उम्मीद है कि उसके पहले ही, जब तक ये बिल पास होगा या अप्रूव होगा, उसके पहले ही शायद ये इतने $10 मिलियन का कंट्रासेप्टिव को जला दिया जाएगा फ्रांस में, जहाँ तक ये। और इसमें क्या क्या डिस्ट्रॉय करेंगे, कंट्रासेप्टिव पिल, बच्चा रोकने का जो गोली खाते हैं, कंट्रासेप्टिव पिल, इम्प्लांट्स जैसे कॉपर टी वगैरह लगाते हैं, या और इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इंजेक्शंस जो है, और जो कई बार इंजेक्ट करते हैं डिपो, आपका प्रेगनेंसी रोकने के लिए, इम्प्लांट, कॉपर टी वगैरह, या इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कॉपर टी और कंट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि प्रेगनेंसी रोकने के जितने भी ये है डिवाइसेज है या दवाइयाँ है, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। और कॉन्डोम और एचआईवी के दवाइयाँ को नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, कॉन्डोम को नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे। कॉन्डोम से क्या है, एचआईवी रुकता है, या सेक्स संबंधी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रुकता है, उनको नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, और एचआईवी मेडिकेशन नहीं। इसके जो आलोचना कर रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये डिसीजन से क्या होगा, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ अफेक्ट होगा, और इस डिसीजन को, ये एक प्रकार से क्या कहेंगे, आपका सिद्धांत अलग है आपका, जैसे अभी ट्रम्प जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनका जो विचार है कि ये थोड़े इस मामले में थोड़े कंजर्वेटिव है, ये एंटी अबॉर्शन वगैरह है, कि ये अबॉर्शन को इनकरेज नहीं करते हैं, या फिर ये, तो ये जो लोग आलोचना कर रहे हैं ये वाले, इनका जो इन्होंने ऐसा ये लिया है कि डिस्ट्रॉय करेंगे, ये कह रहे हैं कि ये पैसा बचाने का नहीं है, कि पैसा तो जा ही रहा है, तो जला रहे हैं, पैसा तो वापस मिलेगा नहीं। पर ये है कि ये एक सिद्धांत वाला ये है,
रीजन है कि हमारा सिद्धांत अलग है, दूसरे का सिद्धांत अलग है। एथिकल वैल्यू है कि हम जो कल्चरल है कि हमारे कल्चर में है, या हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, या जो भी है रिलीजियस, अलग अलग ये है। जैसे अभी आप लोगों को मालूम होगा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो दूसरे ट्रांसजेंडर और ये जेंडर, उनको भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। बोला खाली दो ही जेंडर होंगे, ही मैन ही। तो वो थोड़े कंजर्वेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है उसके साथ ये भी लिंक्ड है। क्योंकि ये कॉन्डोम नहीं ये कर रहे हैं क्योंकि वो HIV ट्रांसमिशन बचा रहे हैं। पर अबॉर्शन, अगर अबॉर्शन के अगेंस्ट है तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अबॉर्शन तो गैर कानूनी अबॉर्शन होगा। इलीगल अबॉर्शन में माताओं को अगर कंट्रासेप्टिव्स नहीं होगा, अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगा, तो लोग अननेसरी प्रेग्नेंट हो जाएंगे जब होना नहीं चाहिए, और गलत जगह अपना अबॉर्शन कराने जाएंगे। उसमें तो मोर्टालिटी और बढ़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ये हो जाता है। तो ये मेडिकली तो ये साउंड नहीं लगता है ये विचार। और ये कह रहे हैं कि ट्रम्प ने शायद कोई समझौता किया था मैक्सिको सिटी पॉलिसी, जहाँ पे एंटी अबॉर्शन पैक्ट किया था, जो ट्रम्प ने जिसको सपोर्ट किया था। और ये जो पैक्ट, जो समझौता किया था मैक्सिको सिटी में, वो US गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने से रोकता है जो कि अबॉर्शन को प्रमोट करता है। पर अगर देखा जाए तो ये कंट्रासेप्शन जो होता है वो तो अबॉर्शन होने से रोकता है, अबॉर्शन तो नहीं कर रहे हैं। तो ये WHO, ये हमको यही लगता है हमारी तरफ से, WHO की तरफ से, कि ये कंट्रासेप्शन अबॉर्शन नहीं होता है। कंट्रासेप्शन प्रेगनेंसी रोकने का है, प्रेगनेंसी गिराने का नहीं है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर कंट्रासेप्शन अवेलेबल हो तो अनसेफ गरीब देश में जो कि खतरे वाला अबॉर्शन नहीं होगा, गैर कानूनी अबॉर्शन। तो ये पहला टिप्पणी ये था कि ये कई बार कुछ डिसीजंस जो होते हैं ये लॉजिक और साइंस पे बेस्ड नहीं है, ये अपने वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड है। तो हाईएस्ट लेवल में भी ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं जो कि किसी लीडर के वैल्यू सिस्टम में या किसी ग्रुप के वैल्यू सिस्टम में हो। तो ये हमको, तो ये तो खैर एक खबर था। अभी जैसे दूसरे जो मुद्दे हैं वो थोड़े चिंता वाले हैं। एक तो वन हेल्थ एजेंडा चल रहा है। एक तो देखो, वर्ल्ड हेल्थ एजेंडा WHO TT के साथ काफी मिलता है। दोनों का अच्छा जुगलबंदी हो जाएगा कि वन हेल्थ वन साइज फिट्स ऑल, उधर से गाइडलाइन आएगा। और वन हेल्थ में क्या करेंगे? जानवरों का हेल्थ भी ले लेंगे, आदमियों का हेल्थ भी ले लेंगे, क्लाइमेट चेंज भी ले लेंगे, सब चीज़ एक इसमें डाल देंगे ढांचे में। और हमको कितना डाइवर्सिटी रहता है ह्यूमन में, डेमोग्राफी में, लोगों में, कल्चर में, हमारे हेल्थ स्टेटस में कितना वेरिएशन रहता। तो एक साइज, अभी हमने इस महामारी में भी देखा कि कितना नुकसान हुआ था। ये एक टॉप डाउन अप्रोच जो वन हेल्थ अप्रोच या वन गाइडलाइन अप्रोच या वन, पर ये अभी उसी तरफ जा रहा है धीरे धीरे। तो एक ऐसे, फिर अपने जो कैरियर साइंटिस्ट है वो भी हवा का रूप देख लेते हैं कि इस टाइप का चीज़ का ये मिल रहा है, इस चीज़ का ग्रांट मिल रहा है, इससे तो शायद स्टडीज आते हैं। और आजकल क्या स्टडीज होते हैं? बैठे बैठे मॉडलिंग स्टडीज होते हैं। तो ऐसा ही एक स्टडी के रिपोर्ट किया है किसने, आपके इकोनॉमिक टाइम्स का हेल्थ वर्ड जो ये है, उसने एक रिपोर्ट किया है कि एक स्टडी पब्लिश हुआ है साइंस एडवांसेस, कोई जर्नल होगा। उसमें एक शोध किया है जिसमें बोला है कि 9% ऑफ द वर्ल्ड का लैंड, वर्ल्ड दुनिया के जितने जमीन है उसके 9% ऐसे हाई रिस्क ऑफ एनिमल टू मैन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, जानवरों से आदमी में स्पिल ओवर कोई बीमारियां हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि कोरोना वायरस हुआ था। हालांकि अभी आपको तो, अभी सबको थोड़ा चिंता ज़्यादा है कि वो शायद लैब से हुआ था, पर वो नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। और 3% जो वर्ल्ड के पॉपुलेशन है, 9% तो डेंजर है उनको, और 3% को बहुत ज़्यादा रिस्क है। ऐसे कोई एनिमल से कोई वायरस आएगा और फिर महामारी चालू हो जाएगा। हाई रिस्क ऑफ जूनोसिस, जूनोसिस मतलब जो जानवरों से जो इन्फेक्शन हमको होता है, और इससे क्या होगा? महामारी चालू हो जाएगा। तो मतलब वो एक टाइम बम लगा के रखे हैं वो, कि देखो भैया 9% जो है लैंड, उसमें रिस्क है एनिमल से ये, और 3% में तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। मतलब ये एटम बम है।
और रिसर्चर ने क्या किया, गाइडलाइन कहाँ से लिया, इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी नेटवर्क एंड WHO गाइडलाइन से लिस्ट बनाया। अभी जहाँ पे WHO आता हमको तो थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि, क्योंकि उनका तो डेस्परेटली वो चाहते हैं कि ट्रीटी आ जाए और उनको पावर मिल जाए। तो उन्होंने उनका लिस्ट लिया WHO, पोटेंशियल कौन कौन सी बीमारियां एनिमल से आ सकता है, और ग्लोबल एक रिस्क नक्शा बनाया और एक इंडेक्स बनाया, और कंट्री, अलग अलग कंट्री का कितना रिस्क है और कंट्री के पास कितना योग्यता है, कैपेबिलिटी है वो पैंडेमिक रिस्क से काबू पाने के लिए, वो पैंडेमिक रिस्क को झेलने के लिए क्या। तो वो है ना, ऐसे ही फिर रिस्क बना के यही बताएंगे कि ये कंट्री में इतना रिस्क है और इस कंट्री का तो है नहीं, हमको WHO को ही मदद करना पड़ेगा। मतलब वो धीरे धीरे उस टाइप का थोड़ा सा मेरे को लग रहा है। अगर आप पूरे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो ऐसा ही लगता है। रिसर्चर ने ये कहा था कि क्लाइमेट चेंज से और ये रिस्क बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज भी एक, आजकल हर जगह क्लाइमेट चेंज ले आते हैं। पहले ग्लोबल वार्मिंग था, आजकल उसको ग्लोबल वार्मिंग नहीं बोलते हैं, वो क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, क्योंकि उसमें हर चीज़ बोलते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं ये आ जाए, कहीं वो, कई बार ठंडी भी हो जाता है, गर्म प्रिडिक्शन करते हैं कि इधर गर्मी होगा इधर ठंडी हो जाएगा, तो इसलिए कहेंगे ये क्लाइमेट चेंज है और इससे हमको डिजीज रिस्क बढ़ रहा है, और ये भी एक उनका ट्रम्प कार्ड है, क्लाइमेट चेंज। और अब देखिए जूनोसिस का जो लिस्ट दिया है उसमें कोविड अभी भी है। कोविड जो जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया ये डिजीज रिस्क हो सकता है, उसमें सबसे पहला नाम कोविड है। मतलब कोविड अभी गया नहीं, अभी हमने तो देख लिया कोविड का, 5 साल से उसी को देख रहे हैं, अभी कब आएगा भाई, कितने बार आएगा कोविड। उसके बाद इबोला। इबोला अफ्रीका, अफ्रीका में होता है, जंगलों में होता है यार। हमारे पहले आदमी जंगल में ही रहता था, वो हम सरवाइव करके इतने दूर तक आ गए हैं, अभी फिर हमको डरा रहे हैं कि जंगल में शेर है, और जंगल में वायरस है, आजकल शेर नहीं है वायरस है। तो वो तो है, वो तो एडजस्ट हो जाता है। मर्स, मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी, मर्स एंड सार्स, MERS, ये पहले हो चुका है, मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और ये अगर मोर्टेलिटी ज़्यादा होता है SARS-1 का, तो वो ज़्यादा फैलता नहीं है, वो एक ही जगह रहता है, और वहाँ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज और जो लोग इन्फेक्टेड है अगर वो अपने आप ही जाते हैं। फैलता हुआ है जो कि हल्का बीमारी, जैसे कोविड हल्का हो गया था ओमिक्रॉन के बाद, पहले भी शायद हल्का होगा, वो तो नर्सिंग होम से स्टैटिस्टिक्स लिए थे उन्होंने आंकड़े, और डरा दिया था लोगों को। और यंग लोगों में हमेशा वो हल्का था इसीलिए फैला है, और उसमें आपने लॉकडाउन वॉकडाउन कर लिया तो अभी फिर से रिस्क बता रहे हैं। फिर बर्ड फ्लू का नाम दिया H5N1, वो भी अगला है। और हमारा देसी निपा वायरस, निपा वायरस भी ये WHO के डेंजर लिस्ट में है। इससे अगला महामारी इनमें से निकालो, कोई भी आ सकता है, ऑप्शन 1 2 3 4 जैसे। अब इसमें कौन बनेगा करोड़पति, आपको मालूम है कौन बनेगा करोड़पति इनमें से? अगर कोई एक महामारी बन जाए तो हम आप तो नहीं बनेंगे करोड़पति, बाकी कुछ लोग बन जाएंगे करोड़पति। तो ये कौन बनेगा करोड़पति का गेम बन गया अभी महामारी। तो हमारा WHO की तरफ से हमने जो इसका एनालिसिस किया है, हमको इसमें कुछ ऐसे मुद्दे लग रहे हैं, हमको कुछ रिजर्वेशन है। पहला ये रिजर्वेशन है कि ये मैपिंग प्रिडिक्शन जो किया है, और क्लाइमेट चेंज का भी जो प्रिडिक्शन है, ये सब मैथमेटिकल मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है, फील्ड के आंकड़े के ऊपर नहीं है। और मैथमेटिकल मॉडल तो आपने देखा था, नील फर्गूसन का जो एम्पेरियल कॉलेज का पूरा दुनिया को बंद कर दिया था कोविड वाला, जो मैथमेटिकल कितना गलत जाता है मैथमेटिकल। तो ये सब प्रिडिक्शन मैथमेटिकल मॉडल है। फिर से ये करके फिर से ऐसा एक ये माहौल बन जाएगा जो कि लोग डर के मारे ये हो जाएंगे, भाई देखो पहले से प्रिडिक्शन है। क्योंकि फील्ड डेटा क्या है अब देखते हैं। अभी H5N1 लिस्ट में है। H5N1 USA में 2 साल से इसका हल्ला हो रहा है, 2 साल में 70 केस हुए थे, 70 केस हुए थे, और वो हल्के हुए थे। H5N1 जो कि कहते थे कि 30 40% है पहले के, पता नहीं मोर्टेलिटी। अभी जो हुए हैं H5N1, आप उठा के देख लीजिए, मैंने लिंक दिया है, अंग्रेजी वाले में ज़्यादा होगा, हम इसमें भी वीडियो के नीचे भी लिंक दे देंगे। H5N1 में जो CDC साइट है, पिछले 2 साल में इतना हल्ला हो रहा है, ट्रम्प आने के पहले से H5N1 का हल्ला हो रहा था, क्योंकि वो उसमें 70 केसेस हुए पूरे अमेरिका अमेरिका में।
वो काफी बोला गाय में हो गया, ये हो गया, उसमें हो गया, सब में हुआ, पर ह्यूमन केस 70 हुए और बहुत हल्के हुए थे, थोड़े आंख लाल होते थे, तीन चार। और एक डेथ हुआ था, वो भी बुजुर्ग में, जिसके पास दूसरी भी बीमारियां थी, एक डेथ हुआ था एल्डरली में। उसके ऊपर अभी देखिए उसको, अभी पेंडेमिक पोटेंशियल बढ़ रहा है, जो कि 2 साल से आग नहीं पकड़ा। उसके बाद नीपा वायरस का बता रहे हैं इंडिया में। नीपा का भी आपको मालूम है, हर बार खोज खरोच के एक दो केस होते रहते हैं, हर साल केरला में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे चमगीदड़ होते, फ्रूट बैट होते, वो होते हैं। उसमें भी ठीक है, एक आध डेथ ठीक है, अनफॉर्चुनेट है, 2 डेथ 3 डेथ हो जाते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि अभी जब से है, 30 साल से निपा वायरस, 20 साल से है एशियन कंट्रीज में, पूरे मिला के 20 साल में 500 डेथ से ज्यादा नहीं हुए 20 साल में। यहाँ रोज हमारे यहाँ 1400 लोग टीबी से एक दिन में मर जाते हैं, 2000 बच्चे मर जाते हैं, अगर देखा जाए तो इतना मतलब हमको इसके लिए। और ये पहला मुद्दा है हमारा कि ये मैथमेटिकल मॉडल पे है, ये एक्चुअल डेटा और कुछ बात। दूसरा मुद्दा हमारा है कि इसमें कमर्शियल इंटरेस्ट का बू आ रहा है, क्योंकि ये जितने डिजीज के नाम इन्होंने लिया है लिस्ट में, सबका लिए एमआरएनए वैक्सीन बन रहा है। एबोला वायरस का एमआरएनए वैक्सीन बन रहा है, H5N1 इन्फ्लुएंजा का एमआरएनए वैक्सीन बन रहा है वो पूरा, और निपा वायरस का भी। तो ये ऐसे करके 2 4 केस के फिर पूरा एरिया को 9% से चालू करेंगे, पूरा वर्ल्ड को न लगा दे, यही हमको डर है। क्योंकि ये फिर कौन बनेगा करोड़पति वाला गेम हो जाएगा। फिर वन हेल्थ एजेंडा भी बोला है, और वन हेल्थ एजेंडा से WHO पैंडेमिक ट्रीटी का भी पूरा फिट होता है दोनों का ये, जिसमें कि पावर ग्रैब कर लेगा पैंडेमिक के, महामारी के नाम पे। अभी उनको तो महामारी लाना है। अभी देखिए क्या है कि पैंडेमिक ट्रीटी में कुछ कंट्री अलग हो गए, अमेरिका अर्जेंटीना अलग हो गया, यूके ने साइन कर दिया, पर दूसरे कंट्री भी अलग ना हो जाए, तो एक ऐसा बना के रखना है माहौल की। अभी देखो, हम कैपेबिलिटी नहीं होंगे सब कंट्रीज के, हम ही बचा सकते हैं। तो हम ये दूसरा रिजर्वेशन है। और तीसरा मैं हमने बताया, दूसरा है, और तीसरा ये है कि WHO पैंडेमिक ट्रीटी का पहला तो है मैथमेटिकल मॉडल है, दूसरा है ये इसके जितने बीमारियां बताए, सबके इन्फेक्शन बताए, सबके वैक्सीन एमआरएनए रेडी। आजकल एमआरएनए वैक्सीन फटाक से बना देते हैं ये, ट्रायल वायल 1 साल 2 साल के इमरजेंसी यूज कर देंगे। और तीसरा हमारा रिजर्वेशन है कि पेंडेमिक ट्रीटी वाला, कि इसके बहाने पेंडेमिक ट्रीटी आ जाएगा एंटिसिपेशन में, क्योंकि पेंडेमिक ट्रीटी में ये भी है कि पेंडेमिक के खतरे में भी वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये सब तो है, पर हम किसी भी हालत में हम ये नहीं कह रहे हैं, WHO ये नहीं कह रहे हैं कि बीमारियों से हमको डरना नहीं चाहिए, हमको तैयारी नहीं रखना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे बीमारियां से अच्छे से हैंडल करने के लिए हमारा जो एशिया अफ्रीका जो गरीब देश है, वो डेली हमको महामारी बिगड़ साइलेंट पैंडेमिक्स हो रहे हैं। किसके हो रहे हैं साइलेंट पैंडेमिक्स? डायरियल डेथ्स हो रहे हैं, टीबी डेथ्स हो रहे हैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, हमारे जो बीमारियां हैं वो नेग्लेक्ट हो रहे हैं, उसकी कोई गिनती नहीं हो रही। डेंगू, चिकनगुनिया, ट्यूबरकुलोसिस, बच्चों में माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, लैक ऑफ सेफ वाटर सप्लाई, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल नहीं है, पुअर लिविंग कंडीशंस है, और हमारे लोगों को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलते हैं। सबको गांव में हेल्थ सर्विसेज नहीं है, छोटे शहर में नहीं है, अस्पतालों का बुरा हाल है, सब कॉरपोरेट अस्पताल है, पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स में जा नहीं सकता। उससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं रोज। आगे का सोचने का तो ठीक है। और अगर हमारा कहना है कि अगर हमारा जो हेल्थ सिस्टम में अच्छा बना दे, रोबस्ट बना दे, तगड़ा बना दे, तो कोई महामारी से हमको डरने की बात नहीं है। पहली बात तो महामारी होगा ही नहीं, और कोई इलाज हो जाएगा। हम कोई वो सदी में नहीं है, 500 साल पहले जब कोई इलाज नहीं होता था, लोग कोई भी बीमारी से मर जाते थे। तो मॉडर्न मेडिसिन का फायदा क्या हुआ अगर अभी भी हम इतना डरेंगे? हेल्थ सर्विसेज होगा तो कोई पेंडेमिक से हमको डरना नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये जरूर हमको बीमारी का ध्यान देना चाहिए, हमारे पास सिस्टम होना चाहिए हर बीमारी को ट्रीट करने का। पर अननेसेसरी जो काल्पनिक मॉडल्स और काल्पनिक ये, और जो डिजीज के आंकड़े सामने हैं उसको नहीं देख के आप
प्रोजेक्शंस कर रहे हो, और जो पेपर्स आ रहे हैं मेडिकल जर्नल्स में आजकल, उसमें भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ऐसा ही मैं एक पेपर देख रहा था, मैंने ये मैपिक का एक पेपर तो इकोनॉमिक टाइम्स ने दिया है, वो मेरे को बोला नहीं, पर इससे भी डिटेल पेपर मेरे को देखा, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक और ये वो, उसमें सब पेपर का जो स्पॉन्सर्स थे, वेलकम ट्रस्ट, ये ट्रस्ट, वो सब फार्मा कंपनी के स्पॉन्सर्ड स्टडीज आते हैं आजकल मैक्सिमम। तो हमको अपना आंकड़े मांगना चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टडीज करना चाहिए। दूसरा मुद्दा इसी के साथ मिलता जुलता है। पहला जैसे मैंने बोला कि अलार्म बजा दिया है कि आप लोग रिस्क में हो। दूसरा है, पैंडेमिक प्लान बन रहा है, जो कि पैंडेमिक ड्रिल बन रहा है, एक्सरसाइज पेगासस, सिमिलर टू इवेंट 201। इवेंट 201 एक हुआ था कोविड पैंडेमिक में, अगर जिन लोगों को मालूम नहीं हुआ उसका मैं थोड़ा बताऊंगा। तो अभी एक यूके में एक एक्सरसाइज किया जा रहा है पैंडेमिक रिस्पांस की। मान लो पैंडेमिक आ जाएगा तो मॉक ड्रिल किया जा रहा है, उसमें कितने 4,000 लोगों को ट्रेन किए जाएंगे, 4,000 लोगों को ट्रेन करेंगे कैसे, इंक्लूडिंग द पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, की महामारी आने में क्या क्या एक्शन लेना है। तो उससे क्या है, एक ये बन जाता है, एक वातावरण बन जाता है, शायद डर का भी वातावरण बन जाता है, और फिर एक वो प्रोग्रामिंग हो जाता है। फिर कभी वो बोलो आगा हो गया तो सब वो ड्रिल को फिर एक्चुअल इसमें। तो ये कोविड के टाइम भी ऐसा ड्रिल हुआ था, जिसको कहते हैं इवेंट 201। तो इसी के साथ साथ यूके में हो रहा है, और यूके के प्राइम मिनिस्टर ने पैंडेमिक ट्रीटी में दस्तखत कर दिया है। तो आप समझ रहे हैं ये गेम सिमिलर। अच्छा देखिए, एक तो यूके ने साइन किया, अमेरिका अलग है डब्ल्यूएचओ से, पर अमेरिका में भी ऐसा डील चल रहा है। पॉलिटिकल कमेंटेटर जो रसेल ब्रांड है, वो कॉमेडियन भी है, उन्होंने एक ये दिया है, उन्होंने बताया है, उन्होंने बाकायदा रेफरेंस से बताया है कि ये जो यूके में जो मॉक ड्रिल हो रहा है, पैंडेमिक का एक्सरसाइज हो रहा है, एक्सरसाइज पेगासस, यूएस में भी अमेरिका में भी ऐसा चल रहा है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिमुलेशन किया जा रहा है, ड्रिल किया जा रहा है कि पैंडेमिक कॉज, अगर नेचुरल पैंडेमिक होगा या आदमी से लैब से होगा, उसको कैसे टैकल करेंगे, उसके एक्सरसाइज चल रहे हैं अमेरिका में। और रिसर्चर्स को फंड किया जा रहा है, जो लोग कि इंसानों को ये इन्फ्लुएंजा वायरस के एरोसॉल, इसके मतलब हवा से वो कैसे इन्फेक्ट कर सके, उसके ऊपर रिसर्च अगर करे, वो मॉडल, डिजीज मॉडल बनाने के लिए। तो अमेरिका भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है कि अगला महामारी आएगा तो वो मॉडल बनाएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इस्तेमाल कर, मतलब उसने वो भी धीरे धीरे तैयारी करेगा, क्योंकि आपको मालूम है अमेरिका में फार्मा का इन्फ्लुएंस बहुत है। तो बेशक वो डब्ल्यूएचओ से नहीं है, वो अपना भी कर सकता है डिक्लेयर कुछ, कभी भी कुछ। उसने कहा भी है कि हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करेंगे कुछ ऐसे इमरजेंसी में। अच्छा, ये टाइमिंग जो है, दोनों का टाइमिंग एक है, तो इसमें कई लोग चिंतित हो गए हैं, कहीं ये कोऑर्डिनेशन फ्यूचर लॉकडाउन के लिए तो नहीं ये कर रहे हैं, तैयारी के नाम से, ड्रिल के नाम से भी लोगों को ऐसे ये कर दो कि फिर लॉकडाउन में हल्ला नहीं करेंगे। यूएसए अगर विड्रॉ, मोस्ट पैंडेमिक्स आर ड्रिवन बाई, आजकल जो है जितने महामारी है कमर्शियल इंटरेस्ट से और पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ड्राइव हो रहे हैं। और कैरियर साइंटिस्ट तो रेडी रहते हैं, पॉलिटिक्स आ गया, कमर्शियल इंटरेस्ट आ गया, और साइंटिस्ट लोगों का कैरियर आ गया, वो बना लेते हैं वैसे स्टडीज। अब इसे बनाना चालू कर दी दे स्टडीज, बैठे बैठे रिस्क प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अरे जाओ ग्राउंड में देखो क्या हो रहा है। हम लोग जहाँ ऐसे सिचुएशन में, कई कंट्रीज रहते हैं जो ऐसे रोज बीमारी से झेल रहे हैं, रोज बीमारी, और वो बैठे बैठे अपने लैपटॉप में ऐसे बनाते हैं, ये रिस्क है, ये लिस्ट है, और एमआरएनए वैक्सीन बनाते रहते हैं। तो अभी इवेंट 201 की हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो अभी ऐसा जैसे यूके और अमेरिका अभी मॉक ड्रिल कर रहा है। इवेंट 201 क्या था, कोविड पैंडेमिक के कुछ महीने पहले ही हुआ था इवेंट 201। और हम इसके कई वीडियोस हैं, हम इसको लिंक में डाल देंगे, इसी के इसमें डाल देंगे। द वार गेम, इसको वार गेम जैसे बनाया था, 4 टेबल टॉप सिमुलेशन वर्ल्ड वाइड कोरोना, और कोरोना पैंडेमिक के लिए था इवेंट 201 में, कोरोना वायरस पैंडेमिक में भी। पार्टिसिपेंट्स हाई रैंकिंग मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ब्लूमबर्ग, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, पॉपुलेशन सेंटर, सीडीसी,
various media houses, Chinese government, former CI director, vaccine makers, finance and biosecurity, and the president of the world's leading PR firm. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोग थे, वर्ल्ड CDC के लोग थे, पॉपुलेशन सेंटर थे, इकोनॉमिक वर्ल्ड बैंक, ये सब पार्टिसिपेंट्स थे इवेंट 201 में। इवेंट एज द गवर्नमेंट इन वेटिंग ड्रिल, मॉक ड्रिल बनाया था कि गवर्नमेंट इन वेटिंग की ऐसा पैंडेमिक आएगा, और कोरोना वायरस ही लिया था इवेंट। द पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, पैंडेमिक रिस्पॉन्स करेंगे सब एक ही टाइम में। ड्रिल barely a few months later, the participants of the drill role played members of a pandemic control काउंसिल, वॉर गेमिंग कंटेजियन। तो बिल्कुल वॉर गेमिंग जैसे हुआ था, वॉर में एक्सरसाइज करते हैं। ये ड्रिल इंक्लूडेड एन एरे ऑफ साइकोलॉजिकल वारफेयर टेक्निक्स। अब देख रहे हैं ना साइकोलॉजिकल, ये इवेंट 201 में साइकोलॉजी के लोग को कैसे डराओ, वार साइकोलॉजिकल वारफेयर टेक्निक्स। पुशिंग द ऑफिशियल नैरेटिव, आप अपना नैरेटिव कैसे पुश करोगे, सेंसर कैसे करोगे। ये इवेंट 201 में जो कोविड में जो जो चीज़ हुआ था, इवेंट 201 में पहले से प्लान था। आप देख लो अभी, इसके बाद भी लोगों का अगर आंखें नहीं खुले तो क्या करें अभी। इसके वीडियो में यूट्यूब भी है। और इसके क्या थे, ये बिल गेट्स भी थे इसमें, वो मास्टरमाइंड थे गेट्स फाउंडेशन। बाद में गेट्स ने डिनाई किया कि ऐसा कोई इवेंट हुआ ही नहीं। बताइए कितना झूठ बोलते हैं, जबकि वीडियो है। BBC को बोला, नाउ वी डोंट सिमुलेट दिस, हमने यह सिमुलेशन नहीं किया, हमने मॉक ड्रिल नहीं किया, वी डिडंट प्रैक्टिस दिस, हमने प्रैक्टिस नहीं किया। सो इन बोथ हेल्थ पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज वी फाइंड आवरसेल्व्स इन अनचार्टेड टेरिटरी। वो कहते हैं ये तो नया पैंडे, हमको नहीं मालूम, हमने कोई ड्रिल नहीं किया। नहीं, बिल गेट्स ने BBC को स्टेटमेंट दिया। और ये दिस डिनाइल इज हार्ड टू सॉलो एज वीडियो ऑफ द इवेंट, वीडियोज ऑफ द इवेंट्स आर अवेलेबल। ये इवेंट के वीडियोज अवेलेबल हैं, वो हम लिंक दे देंगे। द डिनाइल एक्चुअली फील सस्पिशन अराउंड इवेंट 201। तो अगर ऐसे डिनाई करेंगे तो लोग सोचेंगे कि भाई ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, फिर आप जो लोग चैलेंज करते हैं इसको, उसको आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते हो। एंड द एनसुइंग पैंडेमिक अ फ्यू मंथ्स वाज नॉट अ कोइंसिडेंस। तो अगला पैंडेमिक जो आया बाद में, कोविड पैंडेमिक, ये इत्तेफाक नहीं था, पहले से प्लान था, इवेंट 201 में दिया हुआ है सब। द पैंडेमिक अकॉर्डिंग टू सम ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाज इंजीनियर्ड टू एनेबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू रीप विंडफॉल। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के लिए पेंडेमिक लाया था, ये कहते हैं जो लोग इवेंट 201। दीज एक्सट्रीम व्यूज वर इंडीड रिबटेड बाय ऑर्गेनाइजर गेट्स। तो ये उसको नामंजूर किया गेट्स ने, वो करेगा ही। दे मेंटेन दैट सच ड्रिल्स वर रूटीन, फिर कहते हैं ये ड्रिल तो रूटीन होता है, और ये डिसीजन मेकिंग का ट्रेनिंग है, ये डिसीजन मेकर्स के। और जॉन हॉपकिंस को जब क्वेश्चन किया इवेंट 201, जहाँ पे क्योंकि वो भी पार्ट था, तो उनको पूछा कि भाई आप लोगों ने पहले से बता दिया पेंडेमिक आएगा। तो जॉन हॉपकिंस ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हमारा ड्रिल था, हमको कुछ नहीं, इसका ऐसा नहीं था कुछ कि हम रियल पेंडेमिक आएगा हमको मालूम था। दे क्लेम दैट द एक्सरसाइज दे हैड मॉडल्ड, तो इन्होंने वो इंडीड रिबटेड दे क्लेम द हॉपकिंस दिस एक्सरसाइज रिक्वायर टेक कोई ऑन बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट फिक्शनल। हमने एक काल्पनिक कोरोना वायरस पैंडेमिक किया था, हमने सोचा नहीं था कि सही में आ जाएगा। अब देखो कितना, मतलब ये कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि कितना पहले उन्होंने भविष्यवाणी किया। तो हमको ऐसे भविष्यवाणी जो करते हैं एक्सरसाइजेस से, हमको डिसीजन की हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, अनसर्टेनिटी, फिर आगे का इतना क्लियर इन्होंने बताया, तो हमको लगता है कि ये वाल्मीकि के भी आगे निकल गए। जो वाल्मीकि कहते हैं कि उन्होंने रामायण लिख दिया था पहले, फिर बाद में हुआ। तो ऐसे जो इवेंट 201 भी पहले से लिख दिया था स्क्रिप्ट, उसके बाद हमारा महामारी हुआ। तो ये अभी फिर से साइकिल चालू हो गया, एक महामारी खत्म हुआ। अब इतने जल्दी जल्दी महामारी आते हैं क्या इतिहास में, पता नहीं, अभी ज़्यादा ही कुछ आ रहे हैं अभी। तो टेबल, और इसी का आखिरी भी इसके साथ रिलेटेड है, हम कह रहे हैं कि अभी पूरा जितने भी कांटा है निकाल रहे हैं। अभी USA का जो टॉप वैक्सीन ऑफिशियल था, जैसे मैंने कहा था, डॉक्टर विनय प्रसाद, वो, उसको 3 महीने में उसको अपना ये छोड़ना पड़ा। अब क्या इसके पीछे है बताना मुश्किल है। वो कहते हैं कि वो खुद रिजाइन किए, पर वो तो लगता नहीं है कि वो इतने जोश वाले थे। आपने देखे होंगे विनय प्रसाद,
यूट्यूब का चैनल है उनका। हमेशा थ्रू आउट द महामारी पैंडेमिक, शुरू शुरू में वो भी थोड़े ये हो गए थे क्योंकि इतना ये था वैक्सीन के बारे में, बाद में वो क्वेश्चन करने लगे। शुरू में वो प्रमोट कर रहे थे, हमने शुरू से मैंने उनके यूट्यूब देखे, पर वो बैलेंस थे, वो बहुत लीडिंग एपिडेमोलॉजिस्ट है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, हेमेटोलॉजिस्ट है, प्रोफेसर है। वो यंग है, काफ़ी जोश वाले हैं, डॉक्टर विनय प्रसाद। वो जैसे जैसे उन्होंने भी अंदाजा लगाया कि गलत हो रहा है, फिर वो खुल के बोलते थे कि ये गलत है, मास्क से कोई फायदा नहीं है, बच्चों में मास्क नहीं लगाना चाहिए, पूरे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। वैक्सीन मैंडेट को भी क्रिटिसाइज किया कि जो लोग को एक बार हो गया इन्फेक्शन, छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज में नहीं लगाना चाहिए। तो वो चुने गए थे ये टॉप लेवल में, एफडीए जो होता है उनका, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए में, वैक्सीन ऑफिशियल हैज लेफ्ट द एजेंसी। 3 महीने में छोड़ना पड़ा उनको, एज डायरेक्टर फॉर सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इवेल्युएशन रिसर्च। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन रिसर्च में नए जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आएगा वो वैक्सीन भी उसी में आ जाता, उसके क्लियरेंस के लिए। तो प्रसाद जो है वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट है। वो हमेशा निंदा किए थे यूएस के जो कोविड पॉलिसी थे महामारी में, और एफडीए कमिश्नर ने लाए थे उनको। दे प्रॉमिस किया था कि हम स्पीड रेगुलेटरी एक्शन एंड पायलट न्यू रिव्यू पाथवेज, रेगुलेशन हम अच्छे से करेंगे और हम अच्छे से उसका रिव्यू करेंगे। तो उसका जो जाना है, उसका जो डिपार्चर है, फॉलोज रीसेंट क्रिटिसिज्म ऑफ रेगुलेटरी डिसीजंस, क्योंकि उनके अभी बच्चों के लिए एमआरएनए वैक्सीन पास तो कर दिया था, पर जब रॉबर्ट एफ कैनेडी छुट्टी में थे और एमआरएनए वैक्सीन वगैरह पे भी थोड़ा क्वेश्चन चल रहा था, तो ये एक विकेट गिर गया हमारा, एक इम्पोर्टेंट विकेट था कि जो साइंस को फिर से ऊपर लाते। तो ये विकेट गिर गया है, तो हमको यही उम्मीद है कि जो दूसरे हमारे स्ट्रांग बैटिंग कर रहे हैं, जय भट्टाचार्य, वो शायद अपने बल्ले को पूरा संभाल के क्रीज में रहे और एंड तक रहे, तभी उम्मीद है। पर अभी कुछ ऐसे हो रहे हैं तो ये थोड़ा राइटिंग ऑन द वॉल, थोड़ा चिंताजनक है। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि जो कुछ ऐसे लक्षण आ रहे हैं, ये थोड़े हमको चिंता वाले लग रहे हैं। तो इसलिए तो हमारा आज इतना ही था। और अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, मैं लिंक दे दूंगा। मैं इवेंट 201 का भी लिंक दे दूंगा इस वीडियो में, पूरा प्लेलिस्ट है, काफ़ी दिन चला था। तो उससे आपको फिर से कर रहे हैं वो, यूके यूएसए कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और धन्यवाद।